गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग देख रहे थे एकांकी संचय और इसमें देख रहे थे सूखी डाली का पेज नंबर 50 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें परेश जो है दादाजी के पास कुछ बातें लेकर के पहुंच गया है, संभवतः कंप्लेन है। और दादाजी बोले हैं कि थोड़ा मैंने कपड़े कुछ धोने के लिए दिए हैं तो उसे ज़रा देख लो, अगर हो गया है तो लेते आओ, फिर तुमसे बैठ के बातें करते हैं। तो परेश कहता मैं लज्जित हूँ, बोलना चाह रहा था क्योंकि दादाजी के कपड़े अभी तक धुले नहीं हैं और छोटी बहू जो आई है वह अभी तक धोई नहीं है, जिससे छोटी भाभी यानी उसकी सास चिंतित थी, तो अभी तक हुआ नहीं है। और जैसे यह शब्द बोलते दादाजी समझ जाते हैं कि शायद काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए दादाजी कहते हैं अरे नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। क्यों बुलाने वाला था? कि करमचंद के द्वारा सूचना मिल गई थी परेश के बारे में। आओ आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर बोलते हैं मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। मैंने और कुछ ही काम के लिए कपड़े, रजाई के अबरे मतलब खोल ऊपर से कवर जो लगाते हैं, पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठारे पुराने समय के आदमी और वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। बोले ताऊ जी यानी वो मंझले है ना तो ताऊ हुए, बोले कि वो तो पुराने आदमी ठहरे, उनको क्या पता कि नई चीज़ें, नया डिजाइन क्या होता है, इसलिए उनको जो अच्छा लगा वो लाए हैं। और तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ और वहाँ स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएंगी। बोले तुम एक काम करो कि बहू को लेकर के बाजार चले जाओ और वो अपनी पसंद से सामान ले आए, इसमें कोई परेशानी नहीं। परेश जी कह देता है और दादाजी फिर बोलते हैं और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी, है ना। इंदु का दहेज यानी इंदु का विवाह होगा तो उसमें भी सहयोग, दहेज का मतलब डौरी बचाने में, काम करने में, सहायता करने में, इस तरह की बात। क्या बहू आ गई तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देंगी, मतलब उनसे भी कुछ सहयोग मिलेगा इसके विवाह में। परेश कहता जी मैं इसलिए आया था, किंतु परेश के मन में बेला जो बातें डाल दी है वह बात प्रसंग में आ नहीं रहा, इसलिए परेश थोड़ा वह बात दादाजी को बताना चाह रहा है कि जी मैं इसलिए आया था कि, तो दादाजी समझ जाते, बोलते हाँ कहो, क्यों झिझकते हो, खुल के बात कहो। तो परेश बताता है जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादाजी इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? दादाजी समझदार हैं कि नई बहू को इतनी जल्दी कोई सामान थोड़े ही है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कि घर में लाया और प्लग सॉकेट लगाया चालू हो गया। वो इंसान है ना, धीरे धीरे सेटल होगी ना, माइंड सेटअप होगा। अभी कई दिन हो, यानी अभी कितने दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। मन अपने आप नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। क्यों? कि हमारे जीवन में परिस्थितियां अलग अलग प्रकार से आती रहती हैं, मेरे मन के मुताबिक नहीं आती हैं, वह अपने मन के मुताबिक आती हैं और उससे दोस्ती बनानी पड़ती है। इसीलिए दादाजी का मन लगाना पड़ता है। परेश वह मन लगाती ही नहीं। बोले क्या करें दादाजी, वह मन ही नहीं लगाती। तो दादाजी तो हमें उसका मन लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मन नहीं लगाती तो छोड़ दें। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही, मतलब नाते रिश्तेदारों में रहने से ना रिश्ते का महत्व समझते हैं, किससे कैसे बातें करनी, यानी वो तो कभी रिश्ते में रही नहीं, अकेली रही, दुलार में पली बड़ी, उसको रिश्ते की समझ तो है नहीं, इसलिए वह इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। इतना लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे।
अब वो नहीं लगाती तो हम लोग मिलके उसका मन लगाएंगे। तो परेश कहता है उसे कोई पसंद नहीं करता। बोले क्या बोले दादाजी, मेरी पत्नी बेला को कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी, सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी, मतलब उलाहना, कंप्लेन कि तू उसके हाथ बिक गया, बोलता है जोरू का गुलाम। ये वर्ड नहीं है, मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। बिक जाना मतलब बहू के हाथ बिक गया, मतलब उसका गुलाम बन गया। तू उसे कुछ नहीं समझाता और उधर वह उन सब से दुखी है। कहता है सब कि मैं उसे नहीं समझाता और सब फैमिली मेंबर से मेरी बहुत दुखी है बेला, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब मेरा अपमान करती है, मतलब सब मिलकर मेरा ही मजाक उड़ाती है। परेश का सब मजाक उड़ा रहा है, कैसी है, बेला को नहीं समझा पाता है, बेला एक बात बोल देती है तो परेश मुंह बंद हो जाता है। सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है, मतलब उसको घेर करके मजाक उड़ाते रहती है सब। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं पराये में आ गई। और उधर बेला कहती है कि मैं, सब मेरा मजाक उड़ा देती है, ऐसा लगता है कि मैं नए के बीच आ गई हूँ, मुझे कोई अपना समझता ही नहीं, सब मेरा समय बर्बाद कर देती है, पढ़ने नहीं देती, ये करने नहीं देती। आप मेरी माने तो परेश रिक्वेस्ट करता है दादाजी एक बात बस सुन लीजिए, आप मेरी बात थोड़ी सी मान लीजिए। तो दादाजी बोला हाँ कहो। बोला बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, स्वच्छंदता, यानी उसे जो मन में आए सो करे, यही थोड़ी गड़बड़ है। दूसरों का हस्तक्षेप यानी दूसरों का इंटरफेयर, बीच में दूसरों का बोलना, रोकना, टोकना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। आलोचना या उसकी किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी बात हो वह पसंद नहीं। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, मतलब सोचने लगते हैं दादा। वे समझती हैं वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती। बेला के दिमाग में बैठ के वो सबसे छोटी बहू है, इसलिए सब उसी को ऑर्डर करती और उस ऑर्डर को मानना बहू का कर्तव्य है। और ऐसा सोच करके वो हमेशा दुखी रहा करती है। दादा सिर्फ हुक्का गुड़ाते हैं, मतलब दादाजी सोच रहे हैं क्या बोले, इसका क्या उपाय निकालें। और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, यानी अलग होना चाहती है, अपना संसार अलग बसाना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके, उसे जो मन में आए, जब आए, जैसा आए कर सके। वह यही चाह रही है, यानी बेला सिखा पढ़ा समझा बुझा करके भेजिए परेश को। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। बाग वाला यानी बहुत बड़ा अहाता है, बाउंड्री वाला है, गार्डन के पीछे जो है एक अलग मकान भी बना हुआ है, बोला वो वाला मिल जाए, यानी सबसे पीछे एलोन, अकेला, तो वह सुख शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बनाना रहूंगा, क्योंकि बनाना रहो मतलब परेश कहता हुआ तो हमेशा यहाँ रहेगा नहीं, वो तो ड्यूटी करने जाएगा, ड्यूटी में रहेगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी, तब्दीली मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ सुनने में आ रहा ऑफिस में कि कुछ दिन के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, यानी जब मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं बेला को लेके चला जाऊंगा, और जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक आप परमिशन दे दीजिए उस गार्डन वाले मकान में बेला को रहने के लिए। और मुझे उसकी सारी उद्विग्नता मतलब बेचैनी, अन्य मनस्कता मतलब काम करने में मन नहीं लगना, और तिलमिलाहट, गुस्सा से उसकी यही इच्छा काम करती है। मैंने उसका यह स्वभाव हो गया, अगर उधर वाला मकान मिल जाता, आप परमिशन दे देते हैं वहाँ रहने के लिए, तो शायद ये सब ठीक हो जाएगा। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं हो सकता है, दादाजी इस बात को नहीं मानेंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ। दादा कुछ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, मतलब कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं खांसते। यूं तो इस झंझट, ध्यान से सुना, यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है
कि मैं तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। देखो ध्यान सुनना, बार बार मैं कहता हूं, सरल उपाय कभी नहीं अपनाना चाहिए। तुरंत किसी भी बात पर, अपनी जिंदगी की किसी भी बात पर तुरंत निर्णय मत लेना। जहां तक हो, जब तक वह काम, वह समय बिल्कुल नजदीक नहीं आ जाता है, तब तक सोचने का समय है, सोचो। दादाजी कहते हैं कि समस्या का समाधान एक पल में हो जाएगा। मैं हां कर दूं, यानी दादाजी हां कहे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन क्या इससे अस्थायी रूप से समस्या का निदान होगा? नहीं होगा। वही दादाजी कहते हैं, इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय तो यही है कि तुम्हें आप बाग वाला मकान दे दिया जाए, और वह पड़ा भी है, मतलब खाली भी है, बेकार भी है, यानी कोई यूज नहीं हो रहा है अभी, और अभी मैं उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। देखो तीनों बात बता दिए, खाली भी है, अभी यूज भी नहीं हो रहा है, और ना दादाजी के दिमाग में है कि इस कमरे को फ्यूचर में किसी काम के लिए यूज किए। देखो तीनों टेंस में सोच लिए, और तब बोलते हैं, पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी असंभव है। मैं जब तक जीवित हूं, परिवार से कोई भी सदस्य अलग नहीं रह सकता। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, सोचने लगते हैं, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूं तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। ये आंगन में देखो, यही सीन दिमाग में आ जाता है, और मैं तुलना करने लगता हूं कि यही मेरा परिवार है, इसी वट वृक्ष की भांति, उसी की तरह शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। जिस तरह यह पेड़ जो है सबको छाया देने वाला है, पत्तों से भरा है, फूलों से भरा, उसी तरह मेरा परिवार है, इतना विशाल। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है। अगर फूल गिरने लगे, डालियां टूटने लगे, और वह केवल ठूंठ रह जाता है, और सब खाली हो जाए धीरे धीरे, स्वर धीमा, यानी गंभीर हो जाते हैं, जैसे अपने आप से कर। और मैं सिहर उठता हूं जब ऐसी बात सोचता हूं कि धीरे 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 अगर ऐसा होता रहा तो वृक्ष तो ठूंठ हो जाएगा, परिवार टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा। बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी परिवार से अलग नहीं होगा। तुम चिंता ना करो बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं उपाय कर लेता हूं, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा। मैं समझा दूंगा कि परिवार के अन्य सदस्य को हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी पत्नी का कोई अपमान करे। ध्यान देना, पत्नी का बुरा लगना और उसका दायित्व परेश को समझ में आना, और दादाजी का यह कहना कि मैं समझा दूंगा परिवार के सभी अन्य सदस्यों को कि तुम्हारी पत्नी का अपमान नहीं करेगा कोई, और जब तुम्हारी पत्नी का कोई अपमान नहीं करेगा तो तुम भी ऐसी परिस्थिति में नहीं आओगे, तुमको भी चिंता नहीं होगी, और तुम लोग आसानी से सुखपूर्वक जीवन बिता पाओगे। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। यह निर्णय ख्याल रखना, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई तुम्हारी पत्नी को कष्ट नहीं देगा, उसका समय नष्ट नहीं करेगा, यानी वह जो करना चाहे करे। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत, यानी सुंदर, संस्कृत मतलब शिष्टाचार मानने वाली। अब शिष्टाचार मानने वाली है या नहीं अभी तक में तुमको समझ में नहीं आएगा, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये याद रखना, सुशिक्षित का मतलब बता दिए 50, है ना, मोर देन 50%, लेकिन आत्मशिक्षित नहीं है। सुसंस्कृत मतलब अच्छे ढंग से सजा संवार कर घर को रखने वाली, है ना, डेकोरेट करके। मूर्खता से उसे तंग कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे करती है, करने दो, वह नए जमाने की बहू है, उसको अपने ढंग से जीने का हक है, अधिकार, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और मूर्खता से उसको तंग नहीं करेंगे, उसको जीने दो। तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो, मतलब चिंता मत करना, डोंट वरी। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा, मुझ पर छोड़ो, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं, आइडिया कैसे
इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। एकदम परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। यानी अपने मायके में जितना सम्मान से रहती थी, जितनी दुलार से रहती थी, जितना प्यार मिलता था, वही कंडीशन आ जाएगा इस घर में। तब तो कोई चिंता नहीं है, तुम अपनी पत्नी के लिए चिंता मत करो। परेश क्या बोलेगा, जैसा आप उचित समझे। अब दादाजी इतनी बात तो कह दिए। दादा बोलते और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना। सबको तो समझा रहे हैं, तुम आ ही गए तो तुमको भी समझा देते हैं कि तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। तुम भी कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे पत्नी के मन को तकलीफ हो जाए, मत बोलना। कोई भी ऐसी बात ना करो जिससे वह अपना अपमान समझे। यानी ऐसी बात मत करो जिससे उसको लगे कि उसका तुम जानबूझकर अपमान कर रहे हो। परेश चलने को होता है, क्या बोलेगा, परेश के पास तो कुछ रहा नहीं। फिर दादाजी बोलते और तुम उसे साथ लेकर नगर से सब चीजें खरीद लो और जाओ, अभी जाओ और मार्केट से बहू के पसंद के मुताबिक सारा सामान खरीद के लाओ। पैसे की कमी तो है नहीं। और शेष की चिंता, और जो तुमने बातें बताई उसकी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा, इतना निश्चित रहो। जाओ। बात समझ गए और तुम लोग भी समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परेश कह रहा जैसी आपकी इच्छा, आप जो ठीक समझे। चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं, मतलब उपाय सोचने लगते हैं। हुक्के के कस लंबे हैं, यानी जब कोई आदमी चिंतित रहता है ना तो जोर से कस लेता है और छोड़ता है, उसका आभास है। जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। अभी बताया मैंने। दादा जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया। रजवा 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 को बुलाते, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती, फिर आवाज देते हैं रजवा रजवा, जोर से दूर से बोलते जी आई। भागती हुई से प्रवेश कर, दादाजी बुलाए, सुन नहीं पाए, दौड़ी आती है। दादाजी छोटी बहू के अतिरिक्त, यानी छोटी बहू को छोड़कर, यानी बेला को छोड़कर सबको मेरे कमरे में भेज दो। इमीडिएट मीटिंग होगी और व्हिप जारी हो गया। सिर्फ छोटी बहू को छोड़कर सबको हाजिर होना है दादाजी के सामने। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है और कहती और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ है, भला कोई बाकी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बेला को छोड़ दो। फिर मैं अंतिम एकांत में इस बात पर चर्चा करूंगा कि बेला को छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया और उसका क्या परिणाम हुआ। रजवा जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूं। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगी, मतलब पारिवारिक परिवेश, काम धाम का वातावरण है। दादा और भी लंबे लंबे कस लेते हैं, मतलब सोच रहे हैं कि किसको क्या कहना है नहीं कहना है। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी यानी फैमिली मेंबर आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों पर और चारपाइयों पर बैठ जाते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। रजवा उनके बैठने के लिए मोढ़े और चटाइयां लाकर बिछा देती है। घर की नौकरानी है ना, सब व्यवस्था कर देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती, बोला इंदु नहीं आया अभी तक। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं, पूरा देखा है कि सब अटेंडेंस पूरा है कि नहीं। फैमिली मेंबर का अटेंडेंस पूरा है कि नहीं, दादाजी देख रहे हैं सबको। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती। इंदु उधर कपड़ा साफ कर रही थी, दादाजी बोले थे, तो बहू तो की नहीं, इंदु कर रही है। जाकर रजवा उसको बुलाती है, बोले कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच से निरंतर आता रहता है, कंटिन्यू, सहसा बंद हो जाता है। मतलब इंदु भी कपड़ा धोना बंद कर करके दादा का फरमान सुन करके वापस आती है। इंदु बाहर से जी आई, अंदर आकर मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी, इसलिए दादाजी देर हो गई, मैं आ गई, हाजिर हूं। दादाजी एक कस खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, मतलब कौन सा शब्द यूज करें सोचते हैं। आप भी आदत बना लीजिए बोलने के पहले। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय, मतलब एक स्पेशल उद्देश्य, विशेष उद्देश्य से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहां नहीं लग रहा है। छोटी बहू का मन नहीं लग रहा है, बड़ा दुख हुआ। अब सब क्या बोले,
कि दादाजी के पास खबर पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया। चलो इंदू कुछ बोलना चाहती है, दादाजी समझाते, इंदू बेटा मुझे अपनी बात कह लेने दो। मैं आपको भी कहता हूं, क्लास में भी, जीवन में भी, दूसरों की बात पहले अच्छी तरह सुन लो, समझ लो, समझ में ना आए पूछ लो, तब रिस्पॉन्स करो। फोर्थ स्टेप में जंप मत करो। दादाजी वही सिद्धांत अपना रहे हैं। इंदू बेटा पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद तुमको जो कहना होगा कहना। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि छोटी बहू का मन यहां नहीं लगा। ये तुम्हारों की ड्यूटी थी। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। अपने आपको भी दादाजी शामिल करते हैं, बोले दोष हम ही लोगों का है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ केवल एक छोटी बहू है, यहाँ सिर्फ एक छोटी बहू है और यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है। यानी सब का आदर वही करती आ रही है। हर एक से दबना पड़ता है, सब मिलकर उसको दबाते हैं। हर एक का आदेश मानना पड़ता है, सब उसको ऑर्डर करते हो। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया। यह बात मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए और दादाजी के अगले आदेश का अगला हिस्सा अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।